चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, याद होगा सबको। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था हमने, ठीक है ना। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे, ये सारे रेशोज हमको पता हैं। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके रेसिप्रोकल्स कर दो कोसेक, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएंगे, क्योंकि सेक 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, कोसेक 1 अपॉन साइन थीटा होता है, कॉट 1 अपॉन टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक रेशियोज हैं, आई होप ये सबको आते होंगे यहाँ पर। अब आते हैं ASTC रूल। इसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, क्योंकि जब लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट्स के बारे में, याद है सबको। तो ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये क्या है कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट्स का। अगर हम देखें, ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं इसको, या नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश एक्सिस बोला जाता है इसको, ठीक। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर हम इसको डिग्रीज में देखें, यहाँ से अगर आप एक स्टिक ऐसे घुमाना शुरू करो, तो ये जो एंगल सबटेंड करती है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो क्वाड्रेंट के एंगल कहलाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो एग्जिस्ट करता है फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज, या अगर हम इसको रेडियन में कहें तो 0 डिग्री तो 0 रेडियन, और 90 डिग्री हाउ मेनी रेडियन, 90 रेडियन, शाबाश। तो 1 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन। गजब नहीं कर दिया तुमने। 90 अपॉन पाई। पढ़ने के बाद नहीं आंसर देना होता, घर से पढ़ के आना होता है। पाई बाय 2 रेडियन। मैंने तरीका क्या याद करने को कहा था, कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन, 2 पाई रेडियन। उसके बाद रेशियो बनाते चले जाओ, ऑटोमेटिकली रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री या इसको पाई बाय 2 रेडियन भी कहा जाता है, ठीक। और यही 0 रेडियन भी बन जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री से एग्जिस्ट करता है टिल 180 डिग्री। अगर रेडियन में कहें तो कितना रेडियन, पाई रेडियन, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो यहां से 270 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है। कितना होता है, 3 पाई बाय 2 रेडियन। और जो लास्ट यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 से 360 डिग्री तक, रेडियन में कहें तो 2 पाई रेडियन। ये वैल्यू याद रहेंगी सबको। अब ये जो ASTC रूल, इसका नाम ऐसा क्यों है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ASTC। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से 90 डिग्री का टेबल सबको आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप बनाते थे वो कुछ ऐसा था, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। तो आप जो डिग्रीज लिखते थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये टेबल हम सब ने सीखा है बनाना, ये हमको आता भी है, ठीक। वैल्यूज रखें, साइन 0, फिर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, √3/2 एंड 1। अब उल्टा लिखना शुरू कर दो, यहां से 0, यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो, 1, फिर √3/2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 एंड 0, ठीक है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके ही tan आता था। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 इज 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और वैसे भी tan का टेबल तो याद ही होना चाहिए था ये बाबू। फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, और यहां आ जाएगा नॉट डिफाइंड।
ये क्लियर हुआ सबको? तो अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं भी मैंने नेगेटिव साइन लगाया किसी के साथ? इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आई? इसीलिए हम बोलते हैं ऑल आर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं दे आर ऑल पॉजिटिव। बात समझ आई सबको? यस और नो? पक्की बात? सेकेंड क्वाड्रेंट में इसमें S स्टैंड्स फॉर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक। तो साइन और कोसेक दोनों के दोनों यहां पर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है? तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा कौन से बचे? आपके पास tan बचा, cos बचा। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। इनके रेसिप्रोकल की वैल्यूज भी नेगेटिव। समझ में आई बात सबको? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन के अलावा cos और tan क्या होंगे? नेगेटिव। ये बात यूज होगी, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। ठीक? इसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि आएगा फ्रॉम 180 डिग्री टू 270 डिग्री। अब आया T A S, दो क्वाड्रेंट पूरे हो गए। T स्टैंड्स फॉर tan, तो यहां पर tan और उसका रेसिप्रोकल cot ये पॉजिटिव, तो साइन और कॉस और उनके रेसिप्रोकल नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है और बाकी सब कुछ नेगेटिव। अब आया C, C स्टैंड्स फॉर cos। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? यानी 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच की जो एंगल आप लिखोगे उसमें cos को क्या लिखोगे हमेशा? बाकी सबको नेगेटिव। आई बात समझ में सबको? यह है ASTC रूल। इसे ड्रॉ कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसके बिना सही वैल्यूज से आप नहीं बना सकते। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर C जो कि होता है cos के लिए और उसका रेसिप्रोकल sec, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा साइन, उसका रेसिप्रोकल tan और उसका रेसिप्रोकल वो सब नेगेटिव होते हैं। अलग वैल्यूज हैं? नहीं, एक टेबल में 0 से लेके 360 तक बनाएंगे पूरा। पहले 180 तक सिखाऊंगा, फिर 360 तक सिखाऊंगा। एंगल्स उसी हिसाब से होंगे। अभी वो एंगल्स भी तो सिखाऊंगा ना, कैसे लिखने हैं, कौन से एंगल लिखे जाते हैं। हाँ बाबू, आज लाइट ना यहाँ पर है नहीं। हाँ बेटा, वो जो सबसे ऊपर वाला एक स्विच है ना, उसे ऑन कर दे, ये वाला। हाँ बस, इससे बस एग्जॉस्ट चल जाएगा, इतना कि सफोकेशन ना हो। यहाँ कल से लाइट नहीं है, बस एग्जॉस्ट काम वही करता है। ये एक स्विच यहाँ तेरे पास बराबर में, इसे ऑन कर दे, सफिशिएंट है। मैंने नहीं तो फिर फ्लैश जलानी पड़ेगी मुझे, वहाँ दिख नहीं रहा तुझे तो। अच्छा ठीक। अरे आप जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। अच्छा, अगर मैंने कहा 150 डिग्री, किस में लाए? पता चल गया? नाइन्टी से बड़ा, 180 से छोटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे क्वाड्रेंट पता चलते हैं, वैल्यूज से पता चल जाता है वो। नोट कर लिया सबने? याद रखना है, रूल के नाम में ही आपको पता चल जाएगा। ASTC, A फॉर
ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन पॉजिटिव, T फॉर टैन पॉजिटिव, C फॉर कॉस पॉजिटिव, ठीक है। उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट A, सेकेंड क्वाड्रेंट S, थर्ड क्वाड्रेंट T, फोर्थ क्वाड्रेंट C। तो रूल के नाम से ही आप ये याद कर सकते हैं कौन सी वैल्यू किस में पॉजिटिव है। बात क्लियर सबको यहाँ तक? पक्का से क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाना है। 90 तक हमें आना चाहिए, इसके बाद 90 से आगे टिल 180 हम टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक एंगल्स को एक बार दोबारा से हम डिग्री और रेडियन में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जैसे कि दिक्कत आई थी, याद नहीं किया था, वो एक बार लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया 360 डिग्री को हम लिखते थे 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक। इसका आधा कर दीजिए तो आपके पास आएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। इसी तरीके से आप अगर इसको आधा कर दें तो 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आया 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है। 180 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। अब इस 60 को 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। ये कॉमन एंगल्स हैं जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने वो दूसरा एंगल देखा 270 डिग्रीज, 270 डिग्रीज। अब देखो आपके पास 270 बन रहा है 180 प्लस 90 से, ठीक। तो पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो गया? 3 पाई बाय 2। ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियन। समझ में आया कैसे बना ये सोनो? तो आप दुनिया भर के एंगल्स इससे बना सकते हैं। मान लीजिए 150 का 120 आपने कहा तो 180 में से 60 माइनस कर दो। अगर 120 डिग्री मुझे बनाना है तो मैं 180 में से अगर 60 माइनस कर दूं तो ये आ गया पाई माइनस 60 इज पाई बाय 3, ठीक है। एलसीएम ले लो 3 तो आपके पास आ गया 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 रेडियन। समझ में आया कैसे बनाते हैं एंगल्स? तो वो आप फ्रैक्शन उसी हिसाब से बना सकते हो। 50 तो आपके पास इसमें से फिर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, 10 डिग्री निकालना पड़ेगा। 30 को 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास पाई अपॉन 18 आ गया, कितना? 10 डिग्री का। और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 डिग्री आ गया, 5 पाई बाई 18। ऐसे बना सकते हो। तो ना तो वो जितना मर्जी हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी छोटी वाली। 55 आ गया तो इसको पहले 50 में 5 डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर उसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। हाँ, वो यूनिटरी सिस्टम से आप कैसे भी कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस और नो? कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? अब मान लीजिए 120 डिग्री आ गया मेरे पास। अब मैं आपसे कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री। तबलीन जल्दी बता, कैसे निकालूं 150 को? 180 माइनस 30 कर सकते हैं या 120 प्लस 30, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर लो। अगर आप 180 माइनस 30 करोगे तो आप इसे लिख सकते हो 180 माइनस 30 दैट इज पाई, और 30 है पाई बाय 6, ठीक। तो आ गया आपके पास 5 पाई बाय 6 रेडियन। समझ में आया सबको? यस और नो? कैसे इंटरमीडिएट वैल्यूज आप बनाएंगे, कोई भी रैंडम वैल्यूज रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगी, सबको समझ में आ गया? पक्की बात, ठीक। कर पाओगे अब? चलो 135 डिग्री बताओ। 45। अरे जिससे पूछा है उसे बताने दे। 90 प्लस 45, 90 होता है पाई बाय 2 और 45 होता है पाई बाय 4। कितना आ जाएगा? एलसीएम 4 ले लोगे, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय। समझ आया कैसे निकालते हैं? यस और नो? पक्की बात? किसी भी एंगल को आप रेडियन में बता पाएंगे, ठीक। इसको ऐसे भी आप याद कर लो, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज।
या 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसे याद कर लो। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो जितनी भी डिग्री कहा जाए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लोगे। भाई आप इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू देख लो ना, अगर आपको कहा जाए 1 डिग्री तो वो कितने के बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनी वैल्यू इनटू रेडियन। कोई ऐसा रैंडम नंबर आ गया 22.5 डिग्री है, इस जुगाड़ इससे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, परेशान हो। ये तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनके लिए। जो रैंडम वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पाई अपॉन 180। समझ आ गया सबको? पक्की बात, नोट कर लीजिए। फिर टेबल बनाना भी सीखते हैं, उसके लिए भी ट्रिक सिखाऊंगा। मिरर मेथड यूज होता है उसके लिए। आप फिर पूरा टेबल छाप सकते हो, पूरा। ठीक है, मिरर मेथड सिखाऊंगा, बहुत इजी है उससे। बस 90 तक टेबल आना चाहिए, बस 360 तक टेबल बना सकते हो सिर्फ 90 तक वैल्यूज याद करके। बस 90 तक याद नहीं है। हाँ जी, जब तक तुम लास्ट तक 12 तक पहुंचोगे ना तुम्हें ये याद हो जाएंगी वैल्यूज। अगर मैथ्स है तो वैसे ही याद हो जाएंगी पहले ही, बायो वालों को भी याद हो जाएंगी इवेंचुअली। पता है क्या करना, जब भी कोई चीज़ याद करनी होती है, एक चार्ट पेपर पे अच्छे से मोटे मोटे उससे स्केच पेन से लिखो, जहाँ तुम पढ़ने बैठते हो। अगर एक ऐसी पवित्र जगह तुमने बना रखी है पढ़ने के लिए कोई, ठीक है, अगर बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हो तो तुम नालायक हो, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ नींद आ जाती है। नहीं आती? पढ़ते हुए नहीं आती? वेरी गुड बेटा, साइंस छोड़ दे, मैं तुझे पहले ही बोल रहा हूँ। क्यों कहूँगा, मेरा नाम खराब करेगा अगर पढ़ना नहीं है तो। ठीक है, तो जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ पर उसे लगा लिया करो, जो भी चीज़ें याद करनी होती है। उससे क्या होता है, बार बार हमारी नज़रों के सामने रहता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मेमोराइज होता रहता है। जो फॉर्मूलाज मुश्किल लग रहे हों, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, फॉर्मूलाज का एक चार्ट बना लो, बार बार नज़रों के सामने रहेगा, फॉर्मूलाज याद रहेंगे। क्योंकि जब तक तुम लास्ट चैप्टर पर पहुँचोगे पहले वाले चैप्टर के फॉर्मूलाज उड़ जाएंगे। डेटा बहुत ज़्यादा है, बार बार हर चैप्टर में तुम्हें एक ही एरर आएगा, मेमोरी फुल, प्लीज डिलीट सम डेटा फर्स्ट। या तो मेमोरी अपग्रेड करा लो या फिर ये आदत डाल लो। पीरियोडिक टेबल तो बेटा जल्दी से ऐसे याद भी नहीं होती, उसके लिए तो ट्रिक्स हैं। फिर वो बहुत फोकस सिर्फ याद करने पर होता है। एक्चुअली क्या है, हम सारे ऐसा कोई फोकस ही नहीं करते याद करने पर। अगर फोकस करके याद करोगे तो याद भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये टेबल बनाने का जो तरीका है ये कैसे सीखना है। पहले हम 90 तक वाली वैल्यूज अपनी लिख देंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब उल्टा कर दें, 1, फिर 0, 1/√3, 1, √3 एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री है इसको मान लो सेंटर, तो 90 डिग्री बन गया हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसे उठा के ऐसे फोल्ड कर दो, तो ये 60 वाली वैल्यू कहां आएगी, √3/2। यहां 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 हो गया 180 तक यार। अभी देखना, अभी इसमें कुछ चीज बची हैं। अब इसको फोल्ड करो इधर, यहां आ गया, ठीक। इसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर ये आ गई। अब याद करो इसमें कितने क्वाड्रेंट आ रहे हैं, 2 क्वाड्रेंट। 3 कहां से आ गए जी, 180 तक कितना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, उसके अलावा बाकी सब। बन गया टेबल।
समझ में आई टेक्निक क्या किया हमने? हमने पहले 90 तक टेबल बनाया, 90 को मान लिया सेंटर एक्सिस, टेबल को ऐसी का ऐसी मिरर कर दिया इधर। ठीक, अब कहोगे सर ये एंगल्स कैसे याद करें? ऊपर के एंगल्स भी तो याद करना है, 90 तक जैसे याद थे ये एंगल्स भी तो याद करने हैं। अब ये भी ट्रिक सीखो। 90 और 60 के बीच में कितना गैप? 90 में 30 ऐड करो। 90 और 45 में कितना गैप? 90 में 45 ऐड करो। 90 और 30 में कितना गैप? 90 में 60 ऐड करो, 150। 90 और 0 में कितना गैप? 90 में 90 ऐड करो। समझ आया? बिल्कुल सेम रिप्लिकेट, मिरर है बिल्कुल। बात क्लियर? कौन कौन से एंगल बनने हैं समझ में आया सबको? एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। हमने पहले 90 तक पूरा टेबल लिख लिया, उसके बाद 90 को सेंटर मान करके इसे पूरा का पूरा ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर लगाना है ASTC रूल। यहां हम कौन से क्वाड्रेंट तक पहुंचे? केवल सेकंड क्वाड्रेंट तक। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन, और बाकी कॉस और टेन, तो उनकी जो वैल्यूज थी उनके आगे क्या लगा दिया? माइनस। बात क्लियर? इसके बाद बारी आती है ऊपर के एंगल्स की। तो इससे पिछले वाले में जितना गैप था 90 के साथ, उससे अगले में भी उतना ही गैप रहेगा विथ 90। जैसे 90 और 60 में 30 का गैप, तो 90 में 30 ऐड करो, क्या आता है? 120। फिर 90 और 45 में 45 का गैप, तो 90 में 45 ऐड करो, उससे अगला एंगल आ जाएगा 135। फिर 90 और 30 में कितना गैप? 60। 90 में 60 ऐड करो, एंगल आ जाएगा 150। 90 और 0 में कितना गैप? 90 डिग्री का। 90 में 90 ऐड करो, आ जाएगा 180 डिग्रीज। सबको समझ में आया फॉर्मेशन या एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की? जल्दी से नोट कर लो। ये वाली वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। 180 तक तो कॉमनली यूज्ड टेबल है ये। वजह बता रहा हूं, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर्स, वेक्टर्स में 180 डिग्री ही मैक्सिमम एंगल होता है, उससे ज्यादा एंगल वेक्टर्स में आता ही नहीं, क्योंकि वेक्टर्स में हमेशा स्मॉलर एंगल माना जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल अगर बनाते हो तो स्मॉलर एंगल हमेशा लेस देन 180 हो जाता है। रिफ्लेक्स एंगल याद है? एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। छापो नहीं, बनाओ। छापोगे तो फिर कुछ सीखा ही नहीं तुमने ना अभी। अगर अभी बनाओगे तो ये याद हो जाएगी टेक्निक यहीं पर। छापने लग जाओगे तो फिर याद नहीं होगा ये। एंगल्स पहले उसी टेक्निक से लिखो जैसे सिखाए। कोई चीज़ अटक गए तो बोर्ड की तरफ देखो, अदरवाइज खुद बनाने की कोशिश करो टेबल को यहीं पर। नोट कर लिया? सबको समझ में आ गया टेबल कैसे बनाना है? अब 360 का टेबल 180 तक अगर आपको याद हो गया तो आप 360 तक बना सकते हो। कैसे? फिर मिरर मेथड। अब 180 को सेंटर मान लो और इस पूरे के पूरे को इधर छाप दो। ठीक है? साइन नहीं लगाने अभी, पॉजिटिव रखना है सबको, क्योंकि फिर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लगेगा? ASTC रूल।
बात समझ में आई? देखो 180 को सेंटर माना, चलो बनाते हैं, छोड़ो, ठीक है। कैसे बनाएंगे? पहले 0 से 90 तक, जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। फिर उसके बाद 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, फिर 0, 1/√3, 1√3, ठीक। अब 180 तक वाला टेबल, यहाँ 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 1/2 और यहाँ, फिर यहाँ 1/2, फिर 1/√2, फिर और सब में क्या लगना है? माइनस, फिर √3, फिर 1, फिर क्या लगना था? ठीक है जी। अब 180 को मानो सेंटर, 180 और 150 में कितना गैप? 180 में 30 ऐड करो, 210। 180 और 135 में कितना गैप? 45 ऐड करो, समझ में आ गया? सेम। फिर 180 और 120 में कितना गैप? 60 का, 60 ऐड करो। फिर 180 और 90 में कितना गैप? 90 ऐड करो, 270। फिर 180 और 60 में कितना गैप? 120, 120 ऐड करो, 180 में 300 आ गया। फिर 180 और 45 में कितना गैप? 135, 135 ऐड करो, 315 आ गया। फिर 180 और 30 में कितना गैप? 150 ऐड करो, 330 आ गया। फिर 180 और 0 में कितना गैप? 180, 180 ऐड करो, 360 आ गया। सेम पैटर्न, 360 तक के एंगल पता चल गए। अब हमारा सेंटर अब की बार कौन है? 180 डिग्री हमारा सेंटर है। अब हमें क्या करना है? ये बाकी सारी वैल्यूज पलट करके इधर डाल देनी है। बात समझ में आई सबको? क्या करना है? चलो 1/2 इधर भी 1/2, यहाँ 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर ठीक। अब यहाँ आ जाते हैं, फिर हाँ जी, कहाँ पर? अच्छा हाँ, √2, करेक्ट, सॉरी। अब देखो यहाँ पर आओ, ये आ गया √3/2, अभी साइन नहीं लगाने हैं। फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर पूरा का पूरा छाप दिया ऐसी का ऐसी। अब इधर आ जाओ, ये आएगा अगला 1/√3, फिर माइनस, फिर 1, सॉरी माइनस अभी नहीं लगाना हमने, उसके लिए टेक्निक देखेंगे अभी। फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3 और फिर आ जाएगा 0। ये क्लियर सबको? अब 180 से आगे 270 तक, 180 और 270 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, AST, 10 पॉजिटिव, बाकी सब। तो 180 से 270 के बीच में सबको क्या कर दो? नेगेटिव। 10 रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब। टू 270 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के अलावा बाकी सब।
समझ में आ गया सबको? एएसटीसी रूल के इस्तेमाल करके कैसे बनाएंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टिल 360 डिग्रीज। क्लियर? नोट कर लीजिए, इनफैक्ट बना के देख लीजिए रादर देन नोट करने के। मानिए समझ में आ गया? आज क्या थी कहाँ है? तभी आज स्नैप नहीं डली। ड्रॉ कर लिया? खुद बनाया या छापा? फोन जेब में। टेबल बनाना समझ में आया सबको? पक्की बात, कैसे बनाओगे याद हो जाएगा ये। एक बार घर जाके प्रैक्टिस कर लेना पूरा 360 डिग्री तक, तो 180 साथ में ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? याद आपको 180 तक होना चाहिए सबको। 180 के बाद वाली वैल्यूज कम यूज होती हैं, 180 तक बार बार यूज होता रहेगा। वेक्टर्स में मैक्सिमम एंगल ही 180 डिग्री लिया जाता है, तो 180 तक का तो करना ही करना है। 180 के बाद वाली वैल्यूज कभी कभी आपके पास बीच बीच में आती रहेंगी, तो आपको टेबल पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे याद की जाती। मैंने आपको पूरा 360 टेबल बनाना सिखा दिया। समझ में आ गया सबको? यस और नो? पक्की बात? चलें आगे, या भी कर रहे हो गया? चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने की। इंपॉर्टेंट बात है, आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसी शेप का बनता है। ठीक है? अब बात करते हैं सबसे पहले हम साइन के ग्राफ की। साइन थीटा का जो ग्राफ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कैसे बनता है। ठीक है? तो उसके लिए हम वैल्यूज साइन की हमने याद करी हैं, सबको वैल्यूज याद हैं। ठीक है? 180 डिग्री तक वैल्यूज हमने याद करी। ठीक? हमें याद होनी चाहिए कहां तक? 360 डिग्री तक कंप्लीट ग्राफ के लिए। तो साइन का जो कर्व होता है, इसकी खास पहचान है, इस शेप को स्पेशली कहा जाता है साइनूसॉइडल शेप। ये जो शेप है इसे कहा जाता है साइनूसॉइडल। साइनूसॉइडल का मतलब है साइन कर्व की शेप। ये खास शेप है। आपके घर में आने वाला करंट कौन सा होता है? एसी। वोल्टेज कौन सी है? एसी। उसका ग्राफ ऐसा ही शेप का होता है। अगर हम घर में आने वाली वोल्टेज को या करंट का फॉर्मूला लिखें फिजिक्स में, तो उसको लिखा जाता है I = I0 साइन ओमेगा टी। ऐसे ही वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा जाता है V = V0 साइन ओमेगा टी। ये क्लास 12th के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है? अब साइन फंक्शन लग गया ना, यहां फंक्शन कौन सा है? साइन। साइन ओमेगा टी क्या होता है? साइन के साथ क्या लिखा होता है? एंगल। तो ये तो इनका जो एंगल ही होते हैं, ओमेगा टी की वैल्यू एंगल ही आती है हमेशा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो लिखा जाता है वो हमेशा क्या होता है? एंगल होता है, ऑलवेज। ठीक है? इसके साथ आप कुछ और नहीं लिख सकते। तो ये ओमेगा टी को जब सॉल्व करते हैं, आंसर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है, सिर्फ नंबर आता है, विच इज अगेन
एंगल। गॉट इट? तो अब अगर आपसे कहा जाए ड्रॉ द ग्राफ फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो क्या कौन सा फंक्शन लगा है यहां पर? साइन। साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइनोसॉइडल होता है। यही करंट का ग्राफ है, ऐसा ही वोल्टेज का ग्राफ बनेगा। फर्क क्या होगा? मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब साइन की वैल्यू कितनी हो? 1। साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1। तो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब ये फंक्शन 1 हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है I0। तो जब मैं इसे 1 कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? I इक्वल्स टू I0। पॉजिटिव में कितनी आती है? +1। नेगेटिव में कितनी आती है? -1। तो ये वैल्यू हो जाएगी +I0, ये वैल्यू हो जाएगी -I0। ये जो साइन के साथ यहां लिखा होता है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये ग्राफ क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि क्लास 12th में साइन फंक्शन का ग्राफ एक्चुअली में आप यूज करेंगे। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साइन फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। आई बात समझ में? तो साइन और कॉस के ग्राफ बहुत सिमिलर होते हैं। कॉस का ग्राफ साइन के ग्राफ को अगर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर दिया जाए, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं तो ये वाला हिस्सा ये जो ऐसे ये कॉस का ग्राफ बन जाता है। क्योंकि साइन और कॉस की आइडेंटिटी पता है, 90 + थीटा वाली या 90 - थीटा वाली, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ फॉर साइन नोट कर लीजिए, ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं। करंट की मैक्सिमम वैल्यू थी, वो क्लास 12th में पढ़ाऊंगा मैं। पीक वैल्यू मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कहा इस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू ये है, क्या उससे ज़्यादा कर सकते हो? तो वहाँ पे जाके वो क्या हो गया? कांस्टेंट, पीक। मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम मिनिमम ही पढ़ाना है, डोंट वरी, मैथ्स का फंक्शन है वो भी हम यूज़ करेंगे ना। फिजिक्स में क्वेश्चन भी हैं उसके मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर, एक्चुअल क्वेश्चन बने हुए हैं। 11th में भी है और 12th में भी है। 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा। ये जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं इसको प्लीज़ घर पे एक बार रिवाइज कर लिया करो, अदरवाइज़ परेशान हो जाओगे फिर तुम बाद में। अगर ये तुम्हें याद नहीं हुआ तो फिज़िक्स मुश्किल लगेगी, और अगर ये समझ में आ गया तो फिज़िक्स बहुत आसान हो जाएगी। फिज़िक्स मुश्किल इसीलिए लगती है क्योंकि फिज़िक्स में बहुत सारा मैथ्स इन्वॉल्व है। 11th में, 10th तक तुम्हारे लिए फिज़िक्स क्या थी? रट्टू तोते वाला काम था। जो जितना अच्छा रट्टू उसकी उतनी ज़्यादा परसेंटेज, वो साइंस में उतने ज़्यादा नंबर लाता था। जिसने लखमीर सिंह घोल के पी ली उसके नंबर अच्छे आ गए। यही नहीं था क्या 10th तक? न्यूमेरिकल के नाम पर कलंक था, कुछ भी नहीं था। ओम्स लॉ का V/I वाले क्वेश्चन थे वो 2-4 बार, और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन थे, उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूले लगने थे। तो 10th तक की साइंस में फिजिक्स में मैथ्स ना के बराबर था। क्लास 11th की फिजिक्स का मुश्किल होने का कारण यह है, फिजिक्स में एडवांस मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। ये जैसे देख रहे हो वो जो मैंने अभी फंक्शन लिखा था I = I0 sin ωt, एक सिंपल से ग्राफ प्लॉट करने में हालत खराब हो जाती है। और अभी ये ग्राफ्स 11th में भी यूज होंगे जब हम आएंगे ऑसिलेशंस एंड वेव्स में। वहां पर फेज वाले, वेव में फेज का ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ वेव एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ वेव, तीनों के बीच में ऑसिलेटरी मोशन में आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो यही ग्राफ्स आपको बनाने होते हैं, तब सेम ग्राफ्स बनेंगे। तब कैसे बनाओगे उस टाइम पर? तो ये जो ग्राफ, ये शेप्स हैं, ये मेमोराइज्ड होनी चाहिए। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज जो π/1 फॉर्म में लिखवाया, वो इसीलिए सारे एंगल्स सिखा दिए मैंने, ताकि आगे चल के तुम्हें ये दिक्कत ना हो ये हो क्या रहा है यहाँ पर। मुंह खोल के बैठे रहोगे ऐसे, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बात समझ में आई? अब इसके बाद ग्राफ देखते हैं, ये है कोसाइन का ग्राफ। दिस इज द ग्राफ फॉर कोसाइन फंक्शन। अगर आप देखो साइन के फंक्शन को यहां से हमने इतना काट दिया, इतना हिस्सा जो था, और वो उठा के आगे जोड़ दिया। सेम ग्राफ नहीं है? देखो, ये देखो साइन के ग्राफ में ये जो 90 तक वाली वैल्यू थी,
अगर इसको मैं यहाँ से कट करूँ और आगे जोड़ दूँ, सेम ग्राफ नहीं आ जाएगा क्या? और हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 90 + थीटा और 90 - थीटा वाली, याद है? तो ये उसी की वजह से ऐसा होता है ग्राफ। 90 का फेज डिफरेंस होता है साइन और कॉस में। आगे लिखवाऊंगा आइडेंटिटीज, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो हम यूज़ करेंगे क्लास 11th और 12th दोनों में। पढ़ लो दोनों की दोनों, चिट्ठी विट्ठी बाद में पास करती रहने दोनों। ये तुम्हारी स्कूल की क्लास नहीं है, कोचिंग है। एक्स्ट्रा पे इसीलिए क्या था कि यहां सीख लो, क्योंकि वहां मस्ती करते रहते हो। ड्रॉ कर लिया सबने ये? ठीक है, देखो इन वाले में, इनकी प्लॉटिंग में आपको 360 तक की वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। कोसाइन कर, क्लियर? ये शेप साइनोसॉइडल का ही हिस्सा है ये भी। अगर मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं, इस ग्राफ को अगर आगे कंटिन्यू किया जाए तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये साइनोसॉइडली शेप तो है ये भी। आप एक रोप लो, ये शेप कहाँ देखी जाती हैं सारी साइन और कॉस की? एक रस्सी को लिया, एक कोने पर बांध दिया, इधर से खड़े हुए और हाथ को सिर्फ ऊपर नीचे मूव किया, रस्सी के अंदर क्या शेप बनती है? वेव बनती है। कौन सी शेप की होती है वो? साइनोसॉइडल। तुझे कुछ नहीं देखना बेटा, ये है ग्राफ फॉर टेंजेंट या टैन। दिस इज द ग्राफ फॉर टैन। ये टैन थीटा का ग्राफ है। अब देखो ऐसी वैल्यूज क्यों आती हैं? रीजन है ये ग्राफ इनफाइनाइट वैल्यूज शो करता है। टैन थीटा ही ग्राफ है जिसमें इन्फिनिटी आता है। कहां तक इन्फिनिटी को कैसे ड्रॉ करोगे? मिल नहीं रही लाइंस, बिकॉज दे मीट एट इन्फिनिटी। तो ये दोनों यहां से जा करके ये दोनों लाइंस को अगर आप देखो, दे बिकम पैरेलल, बिकॉज ओनली पैरेलल लाइंस कैन मीट एट इन्फिनिटी। इसलिए स्लोप ऐसे जा करके बिल्कुल पैरेलल हो जाते हैं यहाँ पर, बिकॉज दे हैव टू मीट एट इन्फिनिटी। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, इसलिए ग्राफ ऐसा स्लोप ले लेता है। 1 and -1 नहीं जाती है, बाकी तो इनफाइनाइट होती है ना, नॉट डिफाइंड है। अदर वैल्यूज तो नॉट डिफाइंड है। √3 होती है वैसे इसमें 1.732, √3 इज द हाइएस्ट वैल्यू 1.732। टैन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √3 होती है, और √3 को अगर आप सॉल्व करो यू गेट 1.732। नोट कर लिया सबने ये ग्राफ? ठीक है, ये शेप्स आपके लिए मेनली जो फिजिक्स में यूज होंगी वो साइन और कॉस की ही यूज होती हैं। टैन यूज नहीं होगा ज़्यादातर, क्योंकि मोस्टली फंक्शंस जो हम देखते हैं फिजिक्स के फंक्शंस को मोस्टली साइन और कॉस में ही रिप्रेजेंट होते हैं। वेव्स साइन कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं, ऑसिलेशन साइन और कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इन्हीं दो फंक्शंस के ग्राफ मेन हैं, साइन एंड कोसाइन के। ठीक, अब है कुछ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की, ये आपके पास लिखी होनी चाहिए क्योंकि इनको हम बार बार यूज करते हैं। ये जो हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं ये हम डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, 11th में भी 12th में भी इनका डिफरेंशिएशन के साथ यूज होता है। तो दिक्कत देंगी आपको ये उस टाइम पर, अपने पास नोट कर लीजिए, दे विल बी यूज्ड इन फिजिक्स। बायो वाले तो खास तौर पर, एक बार को मैथ्स वाले तो फिर ये पढ़ पाएंगे आइडेंटिटीज,
बायो वालों को तो इसके अलावा कहीं नहीं मिलने वाली है, फिर इन्हें नोट कर लो, दे विल बी यूज्ड। सिर्फ वही आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूं जो यूज करनी है हमें, अदरवाइज आइडेंटिटीज बहुत ढेर सारी हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ 12th में पढ़ोगे और फिजिक्स 11th से शुरू हो रही है, उसका क्या होगा? इसीलिए मैं कैलकुलस भी कराऊंगा, जबकि वो 11th के डिफरेंशिएशन आएगा 11th के लास्ट में और इंटीग्रेशन आएगा 12th में। यूज हम करने लग जाएंगे अभी से ही, स्टार्टिंग से ही। इसीलिए सारा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है ये वाला, मैथ्स वालों को भी, क्योंकि जिनके पास मैथ्स है उनके पास भी मैथ्स में बहुत सारी चीजें तो मैथ्स के एंड के सिलेबस में है। तब तक कैसे पढ़ोगे फिजिक्स? ठीक है, ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, ध्यान रखना, दे विल बी यूज। सिर्फ वही आइडेंटिटीज लिखवा रहा हूं जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। आइडेंटिटीज तो बहुत ढेर सारी हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत ज़्यादा। मैथ्स वालों को याद करनी पड़ेंगी वो, और भी बहुत सारी। को इतने दिन हो गए ना, आज तक रूम नंबर याद नहीं है, कौन से रूम में जाना है। ये तो अभी हम सेकंड चैप्टर में यूज कर लेंगे, साइन 2 थीटा वाली, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो भी सेकंड चैप्टर में यूज हो जाएगी, डबल एंगल फॉर्मूला। हरी आप अब जैसे साइन ए प्लस बी है, तो याद रखना साइन की आइडेंटिटी जब ये वाली आप खोलोगे सम वाली, तो इसमें साइन कॉस, कॉस साइन चलता है। ठीक है, अब याद कैसे करें? साइन ए प्लस बी है, साइन और टैन में जो साइन यहां है वही साइन आइडेंटिटी में होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस में पहले दोनों कॉस आएंगे, बाद में दोनों साइन आएंगे। कॉस कॉस साइन साइन होता है कॉस की आइडेंटिटी में। अब जैसे अगर कॉस ए प्लस भी खोलना है, कॉस में साइन पलट जाता है, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाती है आइडेंटिटी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन में जो साइन यहां है वो आइडेंटिटी में, कॉस में जो साइन यहां है उसका उल्टा आइडेंटिटी में। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाती है आइडेंटिटी से। नोट कर लिया सबने? नोट हो गई? दिखाइए जरा।
सारी लिख लिए, चलें आगे, जल्दी लिख ले। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस पर। यहां से अब थोड़ा सा टिपिकल वाला पोर्शन याद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि ये कैलकुलस वाला पोर्शन है। अब ये कैलकुलस है क्या? कैलकुलस हमारे मैथमेटिक्स का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका कहा जाता है कि जो इन्वेंशन है वो करने वाले थे हमारे मिस्टर आइजैक न्यूटन। लाप्लेस को भी इसका क्रेडिट दिया जाता है कहीं कहीं पर, कुछ लोग कहते हैं लाप्लेस ने किया था, लेकिन जो साइंटिस्ट का माना जाने वाला बात है वो कहते हैं न्यूटन ने किया था। अब आप कहोगे न्यूटन को क्या कीड़ा काटा था? अब उसकी बात सुनते, थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। जब न्यूटन ग्रेविटी की खोज करने लगा तो अब ग्रेविटी को ऐसे तो नहीं बोला व्हाट इज ग्रेविटी, पेड़ पर से सेब गिरा था न्यूटन के ऊपर गिरा दैट इज ग्रेविटी, नहीं, ऐसे नहीं बता सकते। जब आप कोई साइंटिफिक पेपर लिखते हैं तो आपको उसमें मैथमेटिकली चीज़ों को प्रूव करके बताना पड़ता है, कुछ कैलकुलेट करके बताना पड़ता है। तो जो वो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन है वो बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू है, जो उसको डिराइव करना इतना आसान नहीं था। कारण आप ग्रेविटी को कैसे बता सकते हो चीज़ों को, केवल यहीं पर गिरा करके, यहीं से चीज़ों को गिरा करके नहीं। आपको ग्रेविटी जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, मतलब सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ सन, प्लैनेट्स के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहे हैं, अलग अलग मून्स हैं ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट्स, गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल्स हैं जिनकी ग्रेविटी की वजह से पूरी गैलेक्सी के स्टार्स और उनके प्लैनेट सिस्टम उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, केवल अर्थ के ऊपर 4-5 ऑब्जर्वेशन से आप इसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इंटरप्लैनेटरी जो ऑब्जर्वेशंस है, टेलीस्कोप्स तो इन्वेंटेड थी, उनमें से एक टेलीस्कोप का नाम न्यूटन के ऊपर भी है क्योंकि न्यूटन ने भी टेलीस्कोप इन्वेंट करी थी, उसे न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहा जाता है। क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी, है सिलेबस में, वो क्लास 12th में आएगी ऑप्टिक्स में, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ठीक है, तो अब टेलीस्कोप्स का इन्वेंशन है, ग्रेविटी को ऑब्जर्व करके किस फॉर्म में बताओगे, प्लैनेट्स का जो बिहेवियर है, जो मोशन है। हाँ, मेरे तो 4 चीजें बंद हो गए सारे 5 मिनट में। पानी चेक कर ले बैटरी में, पूरा है फिर कैसे? क्या होती तो कभी पढ़ाया। हाँ तो कोई नहीं, टाइम हो गया क्या? तभी ये तो नहीं तो है। ठीक है, तो अब ये बात न्यूटन कैसे साबित करता? तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए ही इन्वेंटेड एन एंटायर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो कैलकुलस की खोज करी गई न्यूटन के द्वारा, इसका कारण था टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का प्रूफ देने के लिए उसने मैथ्स की एक नई ब्रांच बना डाली जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। अब सोच के देखो कितनी परसिस्टेंस रही होगी, इतनी तो तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हें अगर कहा जाए ये कर दो, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा हमसे, बस दैट्स इट, है ना। तो एक चीज़ अपनी वो खोज को पूरा करने के लिए मैथ्स की एक पूरी नई ब्रांच बना डाली जिसे कहा जाता है कैलकुलस। कैलकुलस के 2 पार्ट्स हैं, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। दोनों में क्या फ़र्क है? एक बड़ी चीज़ आपको पता है और छोटी वैल्यू के लिए आंसर फाइंड करना है, तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन। एक छोटी वैल्यू पता है लेकिन बड़ी वैल्यू में उसका आंसर क्या है, अगर उसको बड़ा कर दिया जाए, एक रेंज बढ़ा दी जाए, उसमें आंसर निकालना है, हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन बड़ी वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में एक छोटी वैल्यू का आंसर देता है, इंटीग्रेशन छोटी वैल्यू को ऐड कर कर करके बड़ी वैल्यू का आंसर देता है। बड़ी रेंज पता है, छोटी रेंज का आंसर निकालना है, डिफरेंशिएशन। छोटी रेंज पता है, बड़ी रेंज का आंसर निकालना है, इंटीग्रेशन। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? ऑपोजिट्स। ये बात हम प्रूव भी करेंगे। जब हम दोनों के फॉर्मूला सीख जाएंगे
तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक्चुअली में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स ही होते हैं। बात समझ में आई? अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट आज ही कराऊं या कल करोगे? चलो फिर आज यहीं तक कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारा भी कब तक बोलेगा।